दोस्तों यह क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है, तो आप सभी लोग चिंता नहीं कीजिएगा, मन से पढ़िए क्योंकि सर पे एग्जाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, अर्थात बेसिक मॉडल के रूप में जाना जाता है। अधिगम का प्रतिमान, बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, सी दोनों ए बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए भी होगा और बी भी होगा, इसलिए हम सी पर जाएंगे। क्या करेंगे? सी पर जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन आपको वहां पर भी दिखाई देगा। सेकंड है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होनी चाहिए? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रण करने के बारे में आत्मविश्वास या विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। तो देखिए, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, सिंपल सी बात समझिए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि शिक्षण में वास्तविक रुचि होना चाहिए, छात्रों में नियंत्रण करने की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अच्छी अभिव्यक्ति होना, उसे क्या मतलब है? काला हो, गोरा हो, मोटा हो, ताजा हो, केवल उस एक शिक्षक को क्या चीज़ का ज़्यादा जरूरी है? तो विषय वस्तु का ज्ञान जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। सी है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। डी है, उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है सत्य नहीं के बारे में, मतलब कौन से कथन सत्य नहीं है? आंसर थर्ड का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। ठीक है, शिक्षण सिर्फ एक कला है, ये भी गलत क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी गलत है। और शिक्षक पैदाइशी होते हैं? नहीं, शिक्षक तो एक इंसान होते हैं, उसे बाद में नहीं शिक्षक बनता है। तो इस चीज़ को आपको अपने से तर्क करना, दिमाग लगाना है। 4 है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। बी है, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। सी है, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत रखना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वांछित कौशल के बारे में पूछ रहा है। तो शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ये शिक्षक का बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो मेरा ऑप्शन जो है से ये क्या है? ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पर हम जाएंगे। 5 है, सूची को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड 1 और दूसरे साइड 2। ये सूची मतलब कॉलम को आपको मिलाना है। एक तरफ शिक्षण का स्तर है, दूसरे तरफ है मुख्य प्रस्तावक है, स्मृति स्तर है, ग्रहण शक्ति है, विचारशील है, दूसरे तरफ देखिए हर्बर्ट है, मॉरिसन है, रहंट है। ये किसने कौन सा प्रवृत्ति दिया, कौन सा स्तर दिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पे वैसे नहीं देना है। ठीक है, नेट जीआरएफ का अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो कूट में देना होगा। कहीं भी आप जाएंगे तो कूट से ही आपको आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये में आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट का जो है ये इसमें जाएगा हर्बर्ट ने, फिर सेकेंड का 2 में जाएगा और थर्ड में थर्ड को। ये सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं था। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। बी है, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतनशील स्तर। सी है, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर या स्मृति स्तर। डी है, स्मृति स्तर और चिंतनशील स्तर और बोध स्तर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जरूर देंगे। आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर और बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। ये महत्वपूर्ण है आंसर। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से स्वतंत्र चर है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है? शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान या माता पिता। मतलब चर मतलब पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा चर जो है से सबसे अलग है? तो शिक्षक जो है से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन से विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? विशेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक या विशेषणात्मक विधि। सी है, केवल विशेषणात्मक। डी है, केवल संश्लेषणात्मक। कौन सा विधि जो है से शिक्षक के द्वारा केवल प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं? वह है, ठीक है, एनालिसिस एंड सिंथेटिक। ये 2 प्रॉब्लम है जो कर सकता है शिक्षक के द्वारा ही हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं। 9 है, यहाँ पे कूट में दिया हुआ और सूची आपको मिलान करनी है। सूची क्या मिलान करनी है?
कि एक साइड शिक्षण सूत्र है और दूसरे तरफ है प्रतिपादन अर्थात वैज्ञानिक का नाम और कौन सा क्या नियम दिए हैं। ठीक है, तो संपूर्ण में से यहाँ पे है स्व अध्ययन है, भावना का प्रशिक्षण है, 3 दिया है। अब यहाँ पे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और जानना, डाल्टन है और मोंटेसरी और फ्रे बेल है। 3 वैज्ञानिक आपके सामने दिया हुआ है और तीनों को कूट के रूप में यहाँ पे मैच करना है। तो यदि आप जानते हैं तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, अन्यथा फिर हम तो दे ही देंगे। आंसर हो जाएगा 9 का ये सही है। ठीक है, 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह न तो कला है और न विज्ञान है। तो यह क्या है? आंसर हो जाएगा सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। क्या चीज? शिक्षण की प्रवृत्ति। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? शिक्षण स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर या शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो शिक्षण का क्रम पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा स्तर क्रम है? तो 11 का आंसर ये हो जाएगा कि ये कूट में। ठीक है, कूट को ध्यान रखना है, कहीं भी आप जाएंगे तो कूट पर विशेष ध्यान रखना एग्जाम हॉल में। उसके बाद 12 है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, बी यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, सी यह समूह केंद्रित होती जा रही, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि शिक्षण में मुख्य रूप से कौन सा परिवर्तन आधुनिक समय में दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा 12 का ये, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। 13 है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पेडालॉजिकल या एंडालॉजिकल, सी है दूरस्थ शिक्षा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा चीज़ें हमें प्राप्त करना चाहिए या कौन सा उपाय ढूंढनी चाहिए? आंसर बी हो जाएगा एंडालॉजिकल उपाय हमें करना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखें। 14 है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें से यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने वाला चाहिए या पूरा करना चाहिए? विशिष्ट, ध्यान देने योग्य या मापने योग्य या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछता है, पहले क्वेश्चन को सही रूप से आप पढ़ने को तरीका सीखिए कि निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षा रखी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी चीज़ों को शिक्षक जो है से अपेक्षा रखते हैं। विशिष्ट हो, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य, ये सब बिंदुओं को ध्यान दिया जाता है। उसी प्रकार 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ के साथ है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है, बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, सी है दोनों शिक्षक है और छात्र मध्यवर्ती चर है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर 15 का बी हो जाएगा, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। बिल्कुल है, क्योंकि शिक्षक के बिना विद्यार्थी का लाइफ चौपट हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आंसर बी हम लगाएंगे। 16, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? कौन सा होना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप जानते हैं तो जरूर आंसर दें। स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतनशील स्तर, उपयुक्त सभी। तो आंसर है 16 का सी, चिंतनशील स्तर होना चाहिए। आप यह बिंदु ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा में पर्याप्त वातावरण के लिए खुला स्वतंत्र होना चाहिए? तो चिंतनशील स्तर, चिंता मतलब विद्यार्थियों को चिंतन करने के लिए खुला छूट देना चाहिए। 17 है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आपको यह आंसर चुटकियों में दे देना चाहिए। एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय को पेशकश है, बी शैक्षणिक संस्था के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीख और अन्य अनुभवों का आयोजन करना,
सी है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम व्यवहारिक पाठ्यक्रम और प्रयोजन शोध प्रबंधक है। डी है शिक्षा का स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो कौन सा आंसर होगा आपको यह ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप दे लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आंसर बी हो जाएगा कि शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। 18 है संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बेंजामिन एस बुलम, बी है स्किनर, सी है कर्थवल, डी है सिप्सन। तो किसके द्वारा किया गया है आंसर बेंजामिन के द्वारा संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आंसर जरूर देंगे। 19 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने का प्रतिबिंब करता है। धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान या विश्लेषण। क्या चीज करने के लिए बोला जाता है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अनुप्रयोग करने के लिए यह जो है विशेष रूप से महत्व रखती है। 20 है निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। संश्लेषण, विश्लेषण या धारणा या मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा डी, मूल्यांकन जो है यह पहले से भी रखती है। 21 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। 21 का आंसर हो जाएगा ये, यह शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आंसर जरूर देंगे, अर्थात यहाँ कूट में भी दिया हुआ है, ठीक है इसी का। 22 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक सेट दिया हुआ है, क्रिया करके सीखने की चीजें हैं, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा या सत्य, सौंदर्य, भलाई की अनुभूति। 4 में है यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। तो दूसरे साइड सूची दिया हुआ प्राकृतिकवाद है, आदर्शवाद है, व्यवहारवाद है और अर्थातवाद है। तो इसमें क्या करना है सो भी आप समझिए, ठीक है। कूट में यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है, तो इस कूट को आप मिलान कीजिए, कौन सा आंसर होगा 22 का। तो बी हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 और ये हो जाएगा 23 है। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, कौन कौन सा होते हैं आपको पूछना चाह रहा है। क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का ये हो जाएगा ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है यह प्रतिबिंब होते हैं। 24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंब किया जाता है। संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा या भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आप आंसर दे सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा, यह भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देंगे। 25 निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा है ये आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है, तो वह मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र जो है यह शरीर से ताल्लुक रखता है। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जाता है। किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो मूल्यन का विकास या निबंध लिखना, अनुसरण करना या उत्तरदायित्व लेना। तो बहुत अच्छा है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। आंसर ये हो जाएगा किसी भी विशेष विषय का वर्णन करना। 27 है निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, बी प्रयोग करना, सी दोनों प्रयोग के परिणामों का लेखा करना, डी है एक कहानी का वर्णन करना। 27 का बी हो जाएगा प्रयोग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, बी शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, सी शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, डी है उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 का आंसर ये हो जाएगा शिक्षा और शिक्षण एक ही साधारण धर्म है।
इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे असत्य के बारे में पूछ रहा है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? अवधारणाओं को ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने की कौशल, उपयुक्त सभी। तो पूछ रहा है विशेषज्ञता मतलब अधिक ज्ञान, ठीक है, कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? 29 का आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 30 है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? जो एक कठोर अनुशासक है, बी है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, या सी दिया हुआ इसी के नीचे देख लें कि जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, डी है नैतिक मूल्यों को सिखाता हो। तो किस तरह से व्यक्ति होना चाहिए? 13 का आंसर सी हो जाएगा, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं होना चाहिए। 31 है, निम्न में से कौन सा अध्यापन के सिद्धांत है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, 3 है मूर्त से अमूर्त की ओर, 4 है प्राकृतिक का पालन करना। तो बहुत अच्छा यहाँ कूट में दिया हुआ है कि लगातार कौन सा सही होगा, केवल एक क्वेश्चन नहीं, एक आंसर नहीं देना है। आंसर यहाँ पे डी देख लीजिए, उपयुक्त सभी जो है से होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ये अध्यापन के सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक तार्किक होना चाहिए, ठीक है, विशेष और संश्लेषण होना चाहिए, मूर्त अमूर्त होना चाहिए, प्राकृतिक का पालन करना चाहिए। 32 है, निम्न में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है? संगठन में भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संकट भागों का संयोजन करना, सी है दोनों ये भी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर आंसर देंगे। यदि दे पाते हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है, और नहीं दे पाते हैं तो भी अच्छी बात है। आंसर 32 का ये हो जाएगा, संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षा में विषय वस्तु को सरल ढंग प्रस्तुत करने के नियमों के लिए उपयुक्त किया जाता है? शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, या शिक्षण तकनीकी, शिक्षण रणनीति। कौन सा होना चाहिए? 33 का आंसर जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप यदि दे लेते हैं आंसर बी हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांत। 34 है, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी को वास्तव में कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रयोग लाना चाहिए? अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, बी है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? 34 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 35 है, निम्न में से शिक्षण संभव 35 निम्न में से शिक्षण समवायवास के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? शिक्षण की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, बी है संचार कौशल, सी है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और विद्यार्थी छात्रों से संबंध करना या आयोजन करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर आंसर देंगे। आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा में छात्रों के बीच में करना लाना। ठीक है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों को निष्कट पड़ता, सी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, डी है शिक्षक को शिक्षण में अभिरुचि होना। तो कौन सा यह लक्षण प्रभावी शिक्षण के लिए जाना जाएगा या जाना जाता है? यदि आप जानते हैं तो आंसर देंगे सी, शिक्षकों के द्वारा छात्रों को सिखाना। 37 है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। टैगोर है, विवेकानंद है, जो सामंजस्य व्यक्तित्व का विकास, कर्म का सिद्धांत, और इधर है महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म। तो ये चारों चीज़ क्या चीज़ दर्शाता है? तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन सा कूट
सही होगा और कौन सा कुट गलत होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, 1 का 3 और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 का 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको मिला लेना है। 38 है, यह किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्माण करती है और मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का वास्तविक करती है, जिनके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह पंक्ति आपसे पूछ रहा है कि यह पंक्ति किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, यदि आप दे लेते हैं तो नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रट जरूर लेंगे। यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई कथन है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आती है। उद्देश्यों का निरूपण करना, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, सी है छात्रों की रुचि के बारे में जानना, डी है उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। बी है शिक्षक सक्रिय निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। सी शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। डी उपयुक्त सभी। 40 का आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक जो है से दोनों सक्रिय हो सकते हैं, शिक्षक और छात्र। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सी है छात्रों के चरित्र का निर्माण, डी है एक उपयुक्त नौकर के लिए चयन होना। तो 41 का आंसर ये हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, ठीक है। अब 42 से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। कौन सा कारक मूल रूप से शिक्षण कौशल में निपुण होना, बी है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण होना, सी है शिक्षण में उचित साधनों के प्रयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण, उपयुक्त में सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 43 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब असत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा आपसे करने के लिए बोल रहा है। अच्छा संप्रेषण एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। संप्रेषक, बी है संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, सी है संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, डी है संप्रेषक को सभी विषयों का ज्ञान होता है। संप्रेषक, यदि आप संप्रेषण नहीं पढ़े, क्लास नहीं किए हैं तो जा करके कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 43 का ये हो जाएगा, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। देखिए संप्रेषण होता बोलने वाला, ठीक है, जैसे टीवी वगैरह क्या एक संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अध्यापक कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर है, मतलब यहाँ असत्य आंसर को चूज करना था। 44 है, एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो या जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है। सी है वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो। डी है उसके लिए प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, मतलब उसका नाम प्रतिष्ठित प्रकारों में, मतलब प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में नाम क्या होना चाहिए, छपना चाहिए, तभी वह एक अच्छा शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। इनमें से आपको चूज करना है। आंसर ये हो जाएगा, वह अपने विषय में अच्छी तरह से जानना चाहिए। ये बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाने चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब कौन सा उपाय ढूंढना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है सीधा कौन सा होगा, 45 होगा, ठीक है। तो 45 का आंसर आपको ध्यान से देना है। तो अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाना, बी है शिक्षण संस्थाओं में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, सी है शिक्षण के अलावा अन्य संवादात्मक कार्य से जुड़ा रहना, डी है पुस्तकें पढ़ना। तो 45 का आंसर आप देंगे, आंसर डी हो जाएगा। उसी प्रकार 46 है, 46 से क्या कर, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भारत और विदेश में सेमिनार लगाने या सम्मेलनों में भाग लेने के लिए या भविष्य के ज्ञान की बौद्धिक के लिए पुनः विचार या पाठ्यक्रम में भाग लेना, सी है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, डी उपयुक्त सभी।
तो आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आप आदि हैं तो अपनी समाज की तरक्की देखना चाहते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 47 है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा आधार मान करके आप करेंगे? मूल्यों पर व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रम को दिखाकर, सी है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय में सम्मिलित करके, डी है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाना। कौन सा चीज़ें से आप निष्पक्ष कर सकते हैं? तो 47 का आंसर जो है सीधा हो जाएगा सी, अर्थात छात्रों को या पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहयोग के रूप में सम्मिलित करना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 48 है कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। बी है जो सीखता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। सी है शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछना। डी है छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बनना। तो 48 का आंसर बी हो जाएगा, जो सीखता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता प्रदान करना। 49 है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। बी है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना। सी है छात्रों को परीक्षा की और तैयारी करना और उत्तीर्ण होने में सहायता करना। डी है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकार बनाना, मतलब कोमल बनाना, आसान बनाना। तो आंसर हो जाएगा 49 का डी हो जाएगा, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को मतलब सरल बनाना। 50 है एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेषज्ञ हो। बी है विषय को पढ़ाने में माफी अनुभवी हो। सी है शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। डी है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। आंसर सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हैं। 41 है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकते हैं? कक्षा में श्रुति लेखन करवाए। बी है वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे। सी है छात्रों के कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। डी है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। 51 का आंसर सी हो जाएगा, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। 52 है उच्च शिक्षा में अध्यापक का सबसे वांछनीय परिणाम कौन सा है? विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि। बी विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। सी है 100% परिणाम। डी है विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दे। 52 का आंसर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की स्वतंत्र और सोच को स्तर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी आप इसे जरूर देंगे। 53 है पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है यदि सामान्य सारांश प्रदान कर सके। बी है पाठ सामग्री दृष्टांत दर्शक है। सी है मध्यम हिंदी है। डी है अदीब पाठ सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आंसर 53 का सीधा बी हो जाएगा, पाठ सामग्री का दृष्टांत दर्शक होना चाहिए। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार प्रतिबिंब करता है? छात्रों की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न। डी है कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। कौन सा प्रतिकार सबसे अच्छा है? तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न को। 55 है निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों के परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। आपके लिए यदि आप शिक्षक हैं तो सबसे अच्छा पहलू, सबसे अच्छा गुण कौन से निखारेंगे? जिज्ञासु मन को विकसित करना, या आंसर हो जाएगा सीधा 55 का। आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। ठीक है, जिज्ञासु मन को विकसित करना। 56 से छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए। बी परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें। सी है विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। डी है जो स्वयं का अनुशासन में रखे। 56 का
आंसर सी हो जाएगा, जो विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान कराता हो। 57 निम्नलिखित में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, सी है छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, डी है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। आंसर सीधा हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि 57 का डी हो जाएगा, छात्रों को सोच को विकसित करना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब पहलू आपको कभी भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आप इसे भूलेंगे तो फिर हवा में उड़ जाएंगे। 58 है, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका, एग्जाम दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका होना चाहिए? छात्रों को जानकारी प्रदान करना या केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना? क्या होना चाहिए? तो आप सोच करके आंसर देंगे, वह होगा कूट में दिया हुआ है, सी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 1 भी सही है और 3rd भी सही है और 4 भी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक छात्र आगे निकलेंगे नहीं। 59 है, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, बी है उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े, सी है छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, डी है स्थिति की मांग अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होता है। 59 का आंसर डी हो जाएगा, वह स्थिति की मांग को। 60 है, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किससे अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? कक्षा में अनुशासन लागू करके, बी है छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, सी है छात्रों के साथ मजाक करके, डी है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 का बी, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, ठीक है। तो 61 से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर जरूर देंगे। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, बी अपनी आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके, सी है छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करके, डी है सशक्त नियम लागू करके। क्या होना चाहिए? आंसर ये हो जाएगा, एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका प्रदान करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देंगे। आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 62 निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? वार्षिक परीक्षा परिणाम, बी छात्रों की उपस्थिति, सी है कक्षा में छात्रों के पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, डी है कक्षा में छात्रों की चुप्पी। क्या होना चाहिए गुणवत्ता के लिए? तो आंसर हो जाएगा सी। यह आंसर बिल्कुल सही आंसर है, आप इसे जरूर ध्यान देंगे, इसलिए आप सभी लोग इस बात को भूलेंगे नहीं। 63 निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शक में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निजी जीवन में आने वाले बाधाओं को नियंत्रित करने के अंतर्दृष्टि का विकास करना, बी है विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने के वाले घटकों को निर्धारित करना, सी है प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना, डी है सतत नैदानिक उपचारात्मक सहायता का प्रावधान करना। तो एक अधिगम के लिए मार्गदर्शन के लिए शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो वो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 64 है, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका होनी चाहिए? छात्रों की जानकारी प्रदान करना, बी है छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सी है छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, डी है छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना। आंसर डी हो जाएगा, छात्रों को निगरानी करना। 65 निम्नलिखित गतिविधियों की कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे किए गए, पहला में दिया है किए गए कार्य का विश्लेषण, बी है योजना और तैयारी, सी है सामग्री और प्रस्तुति, 4 है संशोधन और सुधार। तो 65 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कुट में यहाँ दिया हुआ है, अर्थात 2, 3, 1, 4 ये चारों सही है।
66 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को अंकित नहीं करता? एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है, ये बिल्कुल नहीं करता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को त्रुटि ढूंढता, ये भी नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक कक्षा से नियंत्रण के वनस्पति शिक्षण पर अधिक बल देता है। डी है, एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने की रुचि रखता है। तो अंकित नहीं करता है, शिक्षण में कौन सा प्रभावी अंकित नहीं करता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। बी हो जाएगा, एक शिक्षक अपने छात्रों को त्रुटि ढूंढता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये त्रुटि नहीं ढूंढेगा तब तक वो शिक्षा ग्रहण बच्चों के कैसे दे पाएगा अच्छी तरह से। 67 यदि एक छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से उसकी त्रुटि माना चाहिए या मानना चाहिए? शिक्षक, प्रधानाचार्य, स्वयं छात्र, या इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी छात्र यदि फेल होता है तो क्या त्रुटि आप निकालेंगे? ठीक है, आपके कक्षा में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो ध्यान रखेंगे डी, क्योंकि इसका कोई अच्छा पहलू नहीं है। ठीक है, यदि शिक्षक अच्छे हैं तो जरूरी नहीं, ट्रेन अच्छा हो तो पटरी की भी जरूरत होती है अच्छे पटरी बनाने का। ठीक है, तभी अच्छी तेज ट्रेन उस पर दौड़ सकती है, अन्यथा कभी नहीं। 68 एक शिक्षक छात्रों को ध्यान आकर्षित में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यक अनुसार सुधार करे। बी है, पद से इस्तीफा देना चाहिए। सी है, अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए। डी है, आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो 68 का आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपनी शिक्षण विधि को मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार सुधार करनी चाहिए, तभी तो कोई संस्था एक अच्छी संस्था बन सकती है, अच्छी विद्यालय बन सकती है। 69 एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, छात्रों को मार्गदर्शन कराना, सीखने के लिए प्रेरित करना। सी है, नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। डी है, बेड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो डी में है, बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। क्या होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक के गुण? आंसर हो जाएगा बी, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, क्योंकि ये सब जितने भी हैं तो शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षक है, तो उसी से आंसर आपको भी देना है। ठीक है, चालाक रहेंगे तो आंसर दे लेंगे। 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के लिए आवश्यक को चित्रित करता है? छात्रों को सदैव प्रेरित करता है, अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण। सी है, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया और पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। डी है, समझ और अनुभूति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप इसे दे लेते हैं 70 का आंसर सी हो जाएगा, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया को पूर्ण रूप से दिनचर्या में केंद्रित करना। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? कक्षा में पढ़ाए जाने वाले शिक्षक का अवलोकन प्रदान करना चाहिए। बी है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। सी है, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। 71 का आंसर डी है। ठीक है, उपयुक्त सभी। 72 निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? पाठ्यक्रम में बदलाव करना, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, संस्थान की कार्य प्रणाली का अनुसरण करना। डी है, उपयुक्त में सभी। आंसर बी हो जाएगा, मतभेदों के बीच भी शिक्षकों के साथ सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र में संबंधित है? पारंपरिक संबंध, शाब्दिक क्षमता, शिक्षक का ज्ञान, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। देखिए, आप यदि असफल हो जाते हैं शिक्षक को बच्चों के बीच में तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिक्षक का ज्ञान। 74 है, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरम्बक्का स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी विवेकानंद, जॉन डेवी, श्री अरबिंदो। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, अरविंद। ठीक है, तो 74 का आंसर डी हो जाएगा, अरविंद। बहुत कौन सा? मिरम्बक्का। ठीक है, स्कूल के संस्थापक विचारधारा का प्रतिपादक किन्होंने किया था? अरबिंदो ने किया था। 75 है, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मौखिक प्रभाव और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। सी है, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा
की संयोजित करने की क्षमता, डी है उपयुक्त में से नैतिक क्षमता। कौन सा होना चाहिए? 75 का आंसर सी है। ठीक है। 76 निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? शिक्षक कक्षा में आराम करना, पुस्तकालय में प्रतिक्रियाएं पढ़ाना, प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत, अनुसंधान करना। तो 76 का आंसर डी हो जाएगा, अनुसंधान करना। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आंसर देंगे। 77 है, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? उद्देश्य और विषय सामग्री शिक्षण मूल्यांकन। बी है उद्देश्य शिक्षण अनुभव और अनुभव का प्रभावी संगठन लक्ष्य का सत्यापन। सी है शिक्षा का उद्देश्य पाठ सामग्री को व्यवस्थित करना प्रशिक्षण प्रतिपुष्टि। डी है विषय सामग्री शिक्षण अधिगम। तो 77 का आंसर जो है बी हो जाएगा, उद्देश्य शिक्षण अनुभव को प्रभावी संगठन करना। 78 है, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। बी कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं। सी शिक्षकों के छात्रों से एक प्रकार की चुनौती को सामना कम से कम होता है। जैसे ही वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा 78 का डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जरूर देंगे। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों का दर्शाता है? कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है। बी है अधिगम के छात्रों की सहायता करता है। सी है एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। डी है एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। तो 79 का आंसर आप खुद दे लेते हैं तो अच्छी बात है। आंसर सी हो जाएगा, एक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करना, यह शिक्षक का कर्तव्य होता है। 80 है, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और प्रतियों के भ्रांतियों से घिर चुका है? व्यक्ति परक व्याख्या, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। सी है अच्छी शिक्षण विधि का अभाव। डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव करना। 81 है, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छाया से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? मतलब परिचयात्मक अंश से छात्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? अभी हस्तांतरित कार्य, अभी क्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना, कौशल विकसित करना। क्या होना चाहिए? 81 का सी होगा आंसर, ध्यान आकर्षित करना। 82 है, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जानकारी प्रदान करना, नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, शिक्षण में इंटरनेट का प्रयोग करना। 82 का आंसर सी हो जाएगा, छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना। 83, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेद स्तर, अस्मितीय स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। तो 83 का आंसर ये हो जाएगा, विभेदन स्तर। 84 है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? विचार, भावनाएं, कौशल, उपयुक्त सभी। 84 का आंसर ये हो जाएगा, विचार। 85, निम्नलिखित में से महापुरुष द्वारा एकीकृत प्रयोग की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? श्री अरबिंदो, बी है महात्मा गांधी, सी है स्वामी दयानंद, डी है स्वामी विवेकानंद। आंसर जो होगा 85 का ये हो जाएगा। इससे पहले भी अरबिंदो का नाम आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 86 है, शिक्षण के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से, स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए, सी है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए, डी है स्कूल में कंप्यूटर को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो आप एक अच्छे ठीक है शिक्षा को कैसे स्तर को ऊंच करेंगे या ऊपर ले जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे शिक्षकों को नियुक्ति में लाने के लिए जरूरत है। जब अच्छे शिक्षक हो जाएंगे तो हर तरह की वहाँ पे गुण आ सकते हैं स्कूल में। 87, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का ज्ञान, 3rd है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, 4 है शिक्षण सामग्री में दक्षता। तो 87 का आंसर कुट में दिया हुआ है। क्या है?
कूट में, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 3, 2, 4 सही है। इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। 80 है, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या? छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार, सी है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, डी है छात्र मूल प्रणाली को आत्मसात करना। आंसर सी, छात्रों के बहुमुखी विकास करना, यह शिक्षक का मूल कर्तव्य होनी चाहिए। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? समय पालन, सत्यवादिता, बी है सामग्री में श्रेष्ठ प्रदान करना, सी है सामग्री में श्रेष्ठता प्रतिक्रियाशील, डी है सामग्री में श्रेष्ठतम सामाजिक वृत्ति का होना। 89 का आंसर डी हो जाएगा, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति को प्रदान करना। 90, एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? छात्र का, प्रधानाचार्य का, स्वयं शिक्षिका का, समुदाय का। 90 का आंसर सी हो जाएगा, स्वयं शिक्षक का। 91, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक संकलन है, बी है पाठचर्या सभी शिक्षण संस्थाओं में एक ही है, सी है पाठचर्या में औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण दोनों शामिल है, डी है पाठचर्या में मूल्यांकन विधि सम्मिलित नहीं होता है। आंसर 91 का आप खुद दे सकते हैं, ये पाठचर्या का एक संकलन होना चाहिए। 92 है, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिवीज किया है, ठीक है, रिवीजन किया है, तो विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 93 है, एक संसाधन शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आकलन करना, सामान्य लोगों और माता पिता मित्र समूह का संवेदीकरण करना, सी है संसाधन कक्षा की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, डी है शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। तो 93 का आंसर आप दे सकते हैं तो दे ले, आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम में गतिविधियां करना। 94 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मतलब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 94 का आंसर ये हो जाएगा, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम नहीं है? अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया, लक्ष्य। तो कौन सा नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्य। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्य। ये सब बिंदु का आपको भूलना नहीं है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आपके अंदर में मानवता होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।